नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल नाजरीन, आप देख रहे हैं हमको न्यूज़ हिंदी। कैमरामैन इरफान के संग में मोहम्मद शब्बीर। आज मैं आया हूँ 7 पॉइंट क्रॉसिंग, जो ये काफ़ी पॉपुलेटेड जगह है, काफ़ी मशहूर 7 पॉइंट क्रॉसिंग, जिसे यहाँ पे लोग अरसलान के नाम से जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पे 7 माता मोड़ के नाम से इसको जानते हैं। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और हम लोग कुछ मुद्दे में बात करेंगे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो कोरोना का सेकेंड फेज, जो कह सकते हैं कि सेकेंड या पार्ट 2 कह सकते हैं आप, कोरोना का सेकेंड फेज अभी जो चला है पूरे दुनिया में, जो इंसान इस बीमारी से 2-4 हैं, जहां पे लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं और कुछ लोग अपने गाड़ी बेचकर, कुछ लोग अपने जो एनजीओ जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचा रही है, कुछ लोग इसमें बाकी सब लोग जो और भी बहुत सारे लोग हैं जो 2-4 इस बीमारी से ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, बेड की कमी होने की वजह से जो कोरोना पेशेंट मर रहा है और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। शमशान में जगह नहीं है कि यहाँ पे लोग, शमशान में काफ़ी लंबा तादाद, काफ़ी लंबा जो है लाइन लगा पड़ा है, जहाँ पे लोगों को शमशान में भी जलाने के लिए भी वेट करना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या है, यहाँ के लोगों का क्या राय है, क्या विचार है। आइए, मेरे सामने कुछ लोग खड़े, मैं इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई थोड़ा यहाँ पे आएंगे आप ज़रा। सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सैयद नफरुल इस्लाम है। मैं पेशे से एक वकील हूँ और एक वॉलंटियर हूँ, खिदमतगार हूँ। कौम की खिदमत में लगा रहता हूँ। जब भी मुल्क में आपदा आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जात से अगर एक को भी मैं बचा सकूँ तो शायद खुदा राज़ी हो जाए। बहुत अच्छी बात है, ये नेक ख्यालात और सभी के अंदर में भी आना चाहिए। भाईजान, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप अभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में कोरोना का सेकेंड फेज चल रहा है, लोग इस बीमारी से 2-4 हैं, कहीं पे ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं पर बेड का किल्लत है। शमशान घाट में मतलब चीता जलाने के लिए लोगों को कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। बेड नहीं होने की वजह से कोरोना का इलाज नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग मर जा रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए तो आगे और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग जो नॉर्मल इंसान हैं, जो कोई गाड़ी बेचकर, कोई कुछ तरीके से इंसानियत के तौर पे मदद कर रहा है। तो प्रशासन इसमें क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? इसके लिए आप कुछ बताना चाहिए, कुछ नॉलेज है? देखिए, सबसे पहले बात, मौजूदा हुकूमत जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीक़ा से फेल होती नज़र आ रही है। क्योंकि आज से 3 रोज़ कबल प्रधानमंत्री ने जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत की थी और उनमें उन्होंने कह दिया था कि अब आप लोग अपना अपना देख लें। प्रधानमंत्री के ज़बान से ये बातें शोभा नहीं देती है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नेटवर्क से, चैनल से मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो आज का जो आंकड़ा आया है हमारे देश में दोपहर 12 बजे तक का, वो तकरीबन 3,46,786 पॉजिटिव केसेस आए थे और अभी हमारे मुल्क में 25 लाख पॉजिटिव केसेस हैं। जहां तक कि दोपहर के 12 बजे तक जो है तकरीबन 2462 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में अब जगह नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग 10-10 घंटा मृतकों के बॉडी को, सबको जलाने के लिए, दफनाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो ये बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं जो शर्मिंदगी की बात है और मुल्क के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मुल्क जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अब पीछे जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन के मामले में जो है सबसे बेहतरीन एक्सपोर्टर माना जाता था। हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी, लेकिन आज अपने ही मुल्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और जिसके वजह से लोग ज़्यादातर शिकार और मर जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड की कमी है और ऑक्सीजन, जिसे हम लोग हवा कहते हैं, जो कि प्यूरिफाइड एयर होता है, प्यूरिफाइड एयर को इस्तेमाल करने के लिए अब लोगों को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो बात है, ये बात समझना होगा। बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। जहाँ के प्रधानमंत्री यूनिटी स्टैचू जो है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसे बनाने में वो 3,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। और आप देखिए कि जब ट्रंप आया था, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, तो उसे एक दिन में 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके प्रधानमंत्री ने, अपने निजी प्रचार के लिए तकरीबन 4,900 रुपए खर्च कर दिए हैं। 4,900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, सरकार कह रही है कि अपना अपना देख लो, मतलब वो अब जो प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा जमा हुआ उसका सवाल कोई नहीं कर रहा है और वो पैसे क्या लोगों के हित के लिए नहीं है? जी, मैं आपसे कुछ सवाल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि जब प्रधानमंत्री को जब ये महसूस हुआ कि सेकेंड फेज चल रहा है, जहाँ कोरोना की किल्लत चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, बाहर में बहुत सारे लोग हैं और मतलब स्टेट से ये कह रहे हैं कि जहाँ कोरोना का सेकेंड फेज चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं रैलियाँ भी
कर रहे हैं, ये भी है, ये भी चल रहा है। और जब आता है प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में, तो सरकार इस चीज़ को छिपाती हुई दिख रही है, या फिर सरकार अपना जो फेल होता है वो चीज़ को छिपा रहा है, या इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा मीडिया? ये क्या है, ये मामला क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले बात कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पिछले साल घोषित किया था 1,76,000 करोड़ का पैकेज, मुझे अभी तक वो पैकेज लोगों तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आया कहीं पे। और जहां तक सरकार की बात है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज कहीं ना कहीं ये कहावत सही साबित होता नज़र आ रहा है। आप देखिए लखनऊ का हालत क्या है, बनारस की हालत क्या। आप देखिए उड़ीसा से, बंगाल से ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रेनों में भेजाई जा रही है, लेकिन जहां हकीकत में ज़रूरत है उसे स्टॉक करके ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। कल ही दिल्ली में भी बहुत सारी जगह छापे पड़े, सिलेंडर की जो है वो बरामद की गई है। तो सरकार पूरी तरीके से कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला अपनाया था कि आप ताली बजाए, थाली बजाए, दिए जलाए। तो ये सब जो लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए जो मनगढ़ंत बातें हैं वो रोज़ाना सरकार कहती रहती है। आप कल ही देखिए, कल तकरीबन 16-17 राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत हो रही थी, और अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जो कि अनम्यूट स्थिति पे टेलीकास्ट हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी बातें कही। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उनसे नाराज़ है, लेकिन जो सच बातें होती है उससे तो लोगों को डर हो जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी डर रहे हैं। और जो हालात नज़र आ रही है फिलहाल, चाहे मैं मगरबी बंगाल के सरजमी पे खड़ा रहूं या देश के किसी भी राज्यों में, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। और कोरोना का जो दूसरा वेव है, आज ही एक आईआईटी का एक रिसर्च रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले महीने में, मई महीने में 10 तारीख के बाद ये जो सेकेंड वेव का जो आचलन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है लोग रास्ते चलते भी उनकी मौत हो जाए। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव में लगी हुई है, खास करके मगरबी बंगाल में। अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल अगर रैली करता है तो उस पर इल्ज़ाम आ जाता है, लेकिन जब कुंभ के मेले में 48 लाख लोगों की आवाहन आना जाना होता है तो उस पर कोई सवाल नहीं किया जाता है। जब 9,000 लोग तबलीगी जमात में 9,000 लोग आए थे पूरे देश भर से, बाहर से, लेकिन 2800 कोविड का मामला नज़र आया था, तो उस पर बहुत सारे विवादित सवाल आ गए थे। बहुत सारे नेशनल मीडिया को उस पर ब्लॉक कर दिया गया था 2-4 दिनों के लिए। लेकिन अभी कुंभ मेले पे कोई सवाल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिंदू भाइयों को जो है कोई ख़राब बात कर रहा हूँ, मैं उनकी भी जीवन का एक मूल्य है, एक दाम है, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि जीवन रहेगी तो दोबारा कुंभ के मेले में आप जो शाही स्नान कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है, मुझे लगता है कि देश की आबादी को कम करने के लिए, देश के अच्छे लोगों का जो आचलन है, जो मेल मिलाप है, जो मोहब्बत है, उसे ख़त्म करने के लिए सरकार कोरोना को बहुत ज़्यादा खुद बढ़ावा दे रही है, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, आप भी तो यहीं के लोकल दिख रहे हैं, तो आप अपना नाम बताएं पहले। मोहम्मद जिशान आलम। जिशान भाई, आप मुझे नाम बताने के लिए शुक्रिया। जिशान भाई ये बताएं, क्या लग रहा है कि सरकार फेल होती दिख रही है, या फिर कहीं ना कहीं आज एक चरण है, एक मुहिम चलाई गई है कि बिन मास्क पहनने पे 500 रुपये का जुर्माना है, ट्रेनों में बिना मास्क के जाने पे 500 रुपये का जुर्माना। तो इससे क्या मतलब, कोरोना मास्क पहनने से सिर्फ कोरोना से बचा जा सकता है, या फिर जो कोरोना पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उससे उनको बचाने के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अभी आपको हाल ही में 2 दिन पहले एक एनडीटीवी से आपको रिपोर्ट आया है कि जब जनवरी में आपको पता चल गया था कि सेकेंड वेव आने वाला है, और बहुत सारे एनालाइज और डॉक्टर बोल चुके थे कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगा, तो उस वक्त, और ये सरकारी बीजेपी का जो आईटी सेल है उसमें भी है, और बीजेपी का जो कार्यालय है वो भी खुद लॉन्च किया है, वो वाला आप जाके वेबसाइट में देख सकते हैं, बीजेपी का जो कार्यालय लॉन्च किया है। तो जब उसको जनवरी में आने वाला था, पता था, तो फिर ऑक्सीजन, फिर आपका जो वैक्सीन जो बाहर इंपोर्ट हो रहा था, ये क्यों इंपोर्ट किया गया? क्योंकि जनवरी में तो पता चल गया, और उसी दौरान जनवरी फरवरी में इंपोर्ट हुआ है, तो आपको वो चीज़ रोकना चाहिए था। मास्क इंपोर्ट हुआ आपका, बहुत ये जो चीज़ है ना, एकदम फेलियर है मोदी की सरकार का। क्योंकि आज जनता जो है तराहम कर रही है, राम राम कर रही है। क्यों कर रही है? डॉक्टर जो है रो रहा है, डॉक्टर इमोशनल हो रहा है, वो बचाने का कगार में नहीं हो। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा यही है कि जब आपको फर्स्ट वेव में समझ में आ गया था, हमारा वो मतलब है नहीं, अभी हॉस्पिटल में उतना जगह नहीं है, उतना प्लेस नहीं है, शॉर्टेज है, तो हम उसको एक बढ़ाएंगे उसको। आज देखिए हॉस्पिटल के बाहर में ऑक्सीजन लिया जा रहा है, एक सेना जो जवान जो लड़ रहा है सीमा पे,
उसकी वाइफ और उसका 2 बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, वो रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। किससे गिड़गिड़ा रहा है? सरकार से गिड़गिड़ा रहा है कि हम लड़ने वाला, जो जान बचाने वाला है अपना देश का, उसके लिए हम लड़ते हैं और मेरी बीवी और बच्चा जो है आज सड़क पे, उसको बेड नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सबसे नाकामी है ये मोदी सरकार का है, क्योंकि देखिए वो लोग क्या करना चाह रहे पता है? एक सांसद जो होता है उसमें 9,000 करोड़ का बजट निकाला था जो पूरा बन रहा है सांसद भवन, उसका बाद अब बजट बढ़ा दिया उसका 12,000 करोड़ का। और वो 12,000 करोड़ का जो बजट बनाया है, अगर वो सरकार सही में कोरोना से लड़ने के लिए वो अगर सक्षम रहती तो वो क्या करता है पता है? वो हॉस्पिटल को सबसे पहले न्यूट्राइज करता और थोड़ा उसको बढ़ाता प्लेस। ज़्यादातर जैसे चाइना में हुआ, वहाँ पर युवान में आया तो वो लोग क्या किया, एक तो डमी टाइप का हॉस्पिटल बनाया, 10-10 हज़ार बेड उसमें। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ नफीरुल भाई से भी। केरला की सरकार ने एक अच्छा चीज़ बनाया था, ऑक्सीजन प्लांट। केरला की सरकार ने, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, केरला सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट थी, शायद उनको पता नहीं था या फिर उन्होंने अपने स्टेट के लिए बचाने के लिए उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। आज केरला में हर चीज़ की ऑक्सीजन की कमी है नहीं वहाँ पे, क्योंकि उस स्टेट में उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया। पर सरकार, जब उनको ये पता चला कि ये सेकेंड वेव आ रहा है या पूरे दुनिया पे फैल गया है, तो कहीं ना कहीं पे सरकार को बेड के लिए, आईसीयू बेड के लिए, वार्ड के लिए या फिर जनरल बेड के लिए या ऑक्सीजन के लिए इनको पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। क्या लगता है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात है केरला सरकार को मैं पहले धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि केरला में सबसे अच्छी बात ये कि शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं और वो चीज़ की गहराई को, डेप्थ को समझते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर कोई भी आपदा अगर आती है तो वो एक दूसरे का साथ देकर, कांधा से कांधा मिलाकर उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तकलीफ़ वाली बात यह है कि मैं आपको बता दूं, सरकार ने पिछले साल जब लॉकडाउन किया और सरकार ने ये दावा भी किया था कि हमें 21 दिन दिया जाए, 14 दिन दिया जाए, हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो पूरी तरीके से सरकार उसमें फेल हो गई और नए नए हटकंडे अपनाने लगी और नए नए एसोसिएशन को वो बदनाम करने लगी। मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो रिलीफ आया है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कमेटी से आया पूरे देश भर में, चाहे वो मुस्लिम्स हो, सिख हो, ईसाई हो। तो सरकार इसको पहली बात मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, जब भारत सरकार ने ये दावा किया कि हमने वैक्सीन तैयार कर लिए, तो वो अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने वैक्सीन स्टॉक नहीं किया। वो वेस्ट इंडीज़ को, कनाडा को, पाकिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने लगे। तो अब आप एक बात बताइए, 1 तारीख से जो है 18 साल के ऊपर से लोगों को अनिवार्य कर दिया गया वैक्सीन लेना, लेकिन अब जो वैक्सीन लिया जाएगा वो 400 रुपये मिनिमम रेट पे खरीद कर वैक्सीन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ अपने आमदनी का जो एक आयु खोज रही है और यही वजह है कि लोग अब सतर्क होने लगे हैं। आप एक बात, एक गरीब आदमी, एक रास्ता चलता है, एक रिक्शा ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर, एक उबेर में चलाने वाला जिसकी रोज़ की आयु 200 से 300 से 500 तक है, वो अगर एक दिन का जो है आयु अपने टीका पे लगा दे तो अपने बाल बच्चों को खिलाएगा क्या? कहीं ना कहीं सरकार आधी नहीं बल्कि पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, जो बहुत ही आंकड़ा के अनुसार मैं आपको बता दूं, मैं जो भी आंकड़ा कहीं ना कहीं बताता रहता हूँ वो तुरंत भर में बदल जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले 12 बजे का अपडेट बताया था, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 लाख, आज दोपहर 12 बजे से 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट फिर हो चुके हैं। तो सरकार नाकाम है। आपको बता दूं, पिछले साल राहुल गांधी ने भी जनवरी महीना में एक संकेत दिया था, लेकिन सरकार ने उसे विरोधी पक्ष का नेता कहते उसकी मजाक उड़ाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात सही साबित हुई। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया मोटेरा स्टेडियम में, झुग्गियाँ छिपाने के लिए बड़े बड़े इमारत, दीवारें बनाई गई, लेकिन कोरोना से बचने का अभी तक भारत सरकार के पास कोई भी सही रास्ता, कोई भी सक्षम रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जो हालात हो गई है देश में, मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपके सामने अपनी बातें रख रहा हूँ, क्या पता कल को मेरी भी तबीयत बिगड़ सकती है, मुझे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं खुदा, ईश्वर, भगवान, लॉर्ड गॉड जो भी है, जो जिसने हमें पैदा किया है दुनिया में, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये अपील करूँगा, दुआ करूँगा हर मज़हब के खुदा से कि अब आप ही के हाथ में हमारी जो नैया है आप पारी लगा सकते हैं, क्योंकि अब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति के हाथ में कुछ भी नहीं। अब लोग एक दूसरे का साथ देंगे तभी ये चीज़ सामने सही तरीके से रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जो हालात है दिन ब दिन लाख, 2 लाख, 3 लाख, आज 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है और वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। देश जहां ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा माना जाता था, हमारा देश एक्सपोर्ट करता था। मैं आपको बता दूं, हमारा देश भारत मेडिकल साइंस में 4थे नंबर पर आता था, लेकिन अब हकीकत में हमारे देश की जो मेडिकल संस्था है उसका आकलन
सामने आ रहा है। बहुत सारे नेशनल मीडिया जो कि पॉजिटिव वे में न्यूज़ दिखाते हैं, उन्हें दिखाने से रोका जा रहा है। और जो गोदी मीडिया है वो आप जानते हैं कि क्या हालत बना रखी है। अभी भी उन्हें सिर्फ चुनाव, वोट, राजनीति से पड़ा है। लोगों के जान से वो लोग अभी भी खेल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत का जो मादा है, इंसानियत का जो सीमा है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, एक सवाल है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में ये बोला गया है कि अगर वो सत्ते में आते तो वो वैक्सीन फ्री कर देंगे, और ममता बनर्जी का है कि कलकत्ते में वैक्सीन उन लोग फ्री कर देंगे, मतलब कर चुकी है। तो क्या लगता है किस हद तक का ये वैक्सीन फ्री होगा, या पश्चिम बंगाल में मतलब बीजेपी की सरकार रहेगी तभी ये वैक्सीन मिलेगा? क्या लग रहा है इसमें? देखिए, अभी तक आज तक का जो इन्फॉर्मेशन है, आकलन है, वो ये है कि मगरबी बंगाल में चुनाव चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मगरबी बंगाल में जितनी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं मगरबी बंगाल स्वास्थ्य विभाग के अंदर में, वहाँ वैक्सीन अभी तक फ्री में दी जा रही थी। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन आया है कि 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के आयु के लोगों को वैक्सीन लेना जो है वो अनिवार्य हो गया, और उसके लिए मिनिमम चाहे वो सरकारी संस्था से ले या गैर सरकारी संस्था से ले, 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का वो रेट उन्होंने फिक्स किया, जिसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक 5 जो कि रशिया ने बनाया है। तो तरह तरह के वैक्सीन अब उसे पैसे देकर खरीदना होगा। मैं एक सवाल आपसे बोलकर मैं बात ख़त्म करूँगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को क्या संकेत, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो लोग सतर्क रहें? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही अपील है पूरे देशवासियों से, पूरे विश्ववासियों से, कि अब आप जो है मज़हब को एक किनारे में रखें, उसे किसी तिजोरी में, किसी लॉकर में लॉक कर दें, और इंसानियत का जो माहौल है, जो फ़िज़ा, उसे कायम करते हुए अपने आसपास के रहने वाले लोगों को समझाएं, अपने घरों को भी समझाएं, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें, घरों से ना निकलने दें, मास्क कंपलसरी उसे पहने, सैनिटाइज़ करें अपने आप को। अगर आप किसी भी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, घर आने के बाद आप गुस्ल करें, नहाएं, फ्रेश हो जाएं, पूरे घर को सैनिटाइज़ करें, पूरे इलाके को सैनिटाइज़ करें। और ये देखें कि अगर आपके आसपास में कोई लोग अगर कोरोना से प्रभावित हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो उसे बचाने की हर जायज़ कोशिश करें, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। आपकी एक कोशिश एक देशवासी का जान बचा सकता है, और क्या पता आपकी ये नेकी आपके आने वाले ज़िंदगी में आपके बाल बच्चों को जो है भगवान पता नहीं आपको किस अवतार में तरक्की दे। बस मैं यही अपील करना। अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। यही सवाल मैं आपसे भी करूँगा, आप क्या छोटी सी बातों में क्या संकेत देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा मोदी सरकार को, क्योंकि मैं मोदी सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से सेफ रहें? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कायम रखे, और काम अगर है तो घर से बाहर निकले, ना तो ऐसे घर से बाहर मत निकले। और अपने स्तर पे तो सब, जैसे अभी आपको पता ही होगा कि जामा मस्जिद में क्वारंटाइन हॉस्पिटल बना दिया गया है, जो सब अभी बुज़ुर्ग लोग और जो भी पेशेंट हो रहे हैं वो जा रहे हैं वहाँ। और अभी गुरुद्वारे में भी हुआ है ये चीज़, और जैन समाज के जो मंदिर है वो लोग भी किए हैं। तो ये सरकार इतना मंदिर बनाया है, तो मंदिर में अभी तक क्यों नहीं कर रहे? मंदिर में भी क्वारंटाइन कीजिए। आप ही के धर्म के सब लोग बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद करके क्या हुआ, अगर आज हॉस्पिटल बन जाता तो आज ये तरायम नहीं होता। आज आदमी सेफ रहता, ऑक्सीजन अगर आपका स्टॉक रहता तो आज आदमी इतना मुश्किल हालात में नहीं रहता। आज रास्ते में भटक रहा है ये आदमी। बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ आपको बताई, मैंने कुछ बातें, बहुत अच्छी बातें भाई ने बताई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं होता। आप इंसानियत को लेकर चले। क्या पता आपके घर के बगल में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या कोई भी धर्म का हो, एक दूसरे की मदद करें। जो लोगों के घर में राशन नहीं उसको मदद करें। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए ख्याल करें। लोगों को एक दूसरे को लेकर चले। किसी भी धर्म जातिवाद को बढ़ावा ना दे, किसी की बहकावे में ना आए। ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकले, वरना घर पे रहें। और आने वाले कल से, ये कोरोना काल से लड़ने के लिए एक दूसरे का साथ लेकर ही चल के आप लड़ सकते हैं, वरना आप नहीं लड़ पाएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपील करता हूं कि एक दूसरे को साथ में लेकर चले, एक दूसरे के साथ देकर चले, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आने वाले और भी ग्राउंड रिपोर्ट और भी इस चीज़ की रिपोर्ट के लिए आपको मेरे चैनल के माध्यम से पहुँचता रहेगा। बने रहे हमको न्यूज़ हिंदी के संग, कैमरामैन इरफान के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्बीर।